हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आप लोगों की डिमांड पर मैं आज लेके आया हूँ घटना चक्र बायोलॉजी वन लाइनर फॉर्मेट में। और ये वीडियो पार्ट 2 है घटना चक्र बायोलॉजी का। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ये शेयर करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक कवक का उदाहरण है। कवक क्या होते हैं? कवक होते हैं बेसिकली फंगी, इंग्लिश में कहते हैं फंगी। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फंगी हो गया। फंगी में आते हैं आपके मॉल्ड्स, मशरूम्स, ईस्ट और खमीर। खमीर को ईस्ट कहते हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? ये फंगी हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? फंगी हैं। ये सेकेंड वन हो गया। और ईस्ट किसका उदाहरण है? ये फंगी का उदाहरण है। और ये जो टर्म है फंगस, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था आपका गैस्पर्ड बॉहीन ने। गैस्पर्ड बॉहीन, ये आप नोट कर लें। सबसे पहले जो फंगस टर्म का यूज़ किया था वो किया था गैस्पर्ड बॉहीन ने। और जो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। और जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, कौन है वो? H.A. डी बैरी। H.A. डी बैरी, ये कौन है? ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। जो मशरूम आप खाते हैं सब्जी में, वो भी एक उदाहरण है किसका? फंगी का उदाहरण है। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोस। जो मेजर पार्ट है कपास का वो होता है सेलुलोस का। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन्स क्या होते हैं? लाइकेन्स एक बेसिकली कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं किसके साथ? फंगी के साथ। और किसके साथ रहते हैं? ये शैवाल और कवक आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर्य है। सहजीवी सहचर्य का मतलब क्या है? कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये कौन से हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक को एक साथ क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। नेस्कापीन प्राप्त होता है पोस्ता पापी से। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मार्फिन प्राप्त होती है आपको किससे मिलती है? मार्फिन फल से मिलती है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के, जो पौधों के अधपके फल होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। अफीम का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मार्फिन। अफीम का वास्तविक नाम क्या होता है? पेबाइवर सोमनीफेरम। अब बात करते हैं आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया। मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? गार्डन पी, मतलब गार्डन में जो मटर के पौधे लगे थे उनके ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण जीन्स के चित्रण से रिलेटेड है। जीवों के आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम क्या करते हैं? नेक्स्ट पीढ़ी तक किसको? आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं। जीन हैं, जीन्स होते हैं डीएनए का एक पार्ट होते हैं। डीएनए क्या होता है? डी राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। जीन्स क्या होते हैं? जो भी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन तक क्या करते हैं? कैरी करते हैं। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैलिंगटॉक ने। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन क्या होता है? जंपिंग जीन क्या होता है? एक्चुअली ये मूव करता रहता है तो इस वजह से जो कलर पिगमेंट्स होते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। और ये जो कलर पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली फल या फ्रूट्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे देखिए आप। कार्बन 14 समस्थानी का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। एक्स-रे टेक्नीशियन, कोयला खनक, रंग रेज और रंगसाज का काम करने वाले। उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वो कौन है? केवल 2 मीन्स जो एक्स-रे टेक्नीशियंस होते हैं उनको अपनी जो कोशिकाएँ होती हैं, उन कोशिकाओं का जो डीएनए होता है उसमें स्थायी रूप से परिवर्तन का खतरा होता है। ऐसा क्यों होता है? जो एक्स-रेज़ होती हैं वो उनके अंदर पोटेंशियल होता है डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करने का और परमानेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं डीएनए को। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो थ्रेट होती है वो एक्स-रे टेक्नीशियंस को होती है कि उनका डीएनए जो है कंप्लीटली चेंज हो जाए। राइजो राइबोजाइम्स होते हैं, आरएनए के अणु होते हैं। बात करते हैं जैव उर्वरक टॉपिक की। फर्स्ट है एज़ोला, नील हरित शैवाल,
अल्फाल्फा। उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के लिए किया जाता है वह हैं, पहला तो हो गया एजोला और नील हरित शैवाल। जैव उर्वरक के रूप में एजोला और नील हरित शैवाल को उपयोग किया जाता है। ये दो आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एजोला और नील हरित शैवाल किस तरह यूज़ किए जाते हैं, जैव उर्वरक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। एजोला क्या है, जैव उर्वरक का एक स्रोत है। नोस्टॉक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर एंड माइकोराइजा में से वो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, जबकि नेस्टॉक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर ये सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है। एजोला एक जैविक उर्वरक है, मैंने बताया था आपको पहले। पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है एजोला। सुमेलित हैं, देखिए आप। नील हरित शैवाल क्या है, जैव उर्वरक है एक। क्रायोशोपा माहौल नियंत्रण के काम में आता है। बायो 90T सरसों का क्लोन है ये। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, ये होते हैं बेसिकली धान की खेती में। दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वो हैं दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दालों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ संयोजन करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, किसकी, धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से, मीन्स एजोला और नील हरित शैवाल जब साथ में मिलते हैं तो एक अच्छे जैव उर्वरक बन जाते हैं। चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, धान। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से पौधे सहायक होते हैं, दलहन के पौधे। इनमें से देखिए चना क्या है, दलहन है, मटर भी दलहन है और सेम भी दलहन है, बट धान क्या है, दलहन में नहीं आता है। तो जो धान के पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सहायक नहीं होती हैं किसमें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, कंपोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। एजोला और नील हरित शैवाल क्या होते हैं, साथ में रहते हैं और ये दोनों ही जैव उर्वरक हैं। लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है दैट इज नीला हरा शैवाल या नील हरित शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एजोला एक है जलीय फर्न या जैव उर्वरक है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दैट इज एजोला। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गाई को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, मीन्स नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक ही चीज़ है। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। कैसे वृद्धि की जा सकती है नत्रजन उपयोग क्षमता की, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ये तीन ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी। 2,4-D क्या है, एक खरपतवारनाशी है ये। कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है। सही कथन है, विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 23 जोड़े, 23 पेयर्स, या आप टोटल कह सकते हैं दैट इज दीज आर 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, दिस इज म्यूटेशन, मीन्स म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की वजह से जीवों में क्या होता है, अत्यधिक विविधता होती है, मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जीव्स होते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, छिपकली में नहीं पाए जाते हैं ये। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, किस वजह से, कोशिका भित्ति के कारण। जो सेल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो अलग करती है किसको, जो जंतुओं की सेल्स होते हैं और जो पौधों के जो सेल्स होते हैं उनको अगर आपको अलग अलग करना हो, फाइंड आउट करना है ये किसका सेल है, तो वो आप आइडेंटिफाई करेंगे कोशिका भित्ति की वजह से। जंतु कोशिका अनुपस्थित होती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं उसमें जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होगी वो केवल और केवल कहाँ मिलेगी,
प्लांट्स के सेल्स में मिलेगी। जैव कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। पीत पिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। पौधों में प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश तथा पर्ण कोशिका में से वह भाग जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त होता है वो होता है आपका परागकोश। लसिका कोशिकाएं बनती हैं आपकी तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके पास 4 कथन दिए गए हैं और इन कथनों को कंसीडर करना है किसके रिलेटेड में? स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में। स्तंभ कोशिका से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट है बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा है स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही संजीवित हो सकती हैं। स्टेटमेंट 4 है आपका भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके सामने, बट इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं वो हैं एक तो 3 और 4। मीन्स स्तंभ कोशिकाएं अनंत काल तक स्वयं ही संजीवित हो सकती हैं। दूसरा, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने ऐसी कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया हुआ है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती रहती हैं। मीन्स ये जो सेल्स होते हैं वो स्वयं ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तथा ये एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ये भी करेक्ट है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण मीन्स सेलुलर और जो मॉलिक्यूलर कंट्रोल होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का, उसको कहते हैं एपाप्टोसिस। एपाप्टोसिस कहते हैं उसको। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। क्या है ये? दिस इज क्रेब्स चक्र। मानव शारीरिकी के बारे में देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना हुआ होता है? जल से बना हुआ होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का कितना परसेंट होता है? 65 to 70% होता है। लौह, सोडियम, ऑक्सीजन तथा आयोडीन में मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो है क्या है? कैल्शियम है। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती हैं। पता है आपको? मानव कंकाल में 206 अस्थियाँ होती हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज और ये कान में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियाँ होती हैं और हाइयोइड अस्थि को मिलाकर टोटल 29 हो जाती हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 पेयर्स होते हैं या 24 पसलियाँ होती हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टी है जो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को कहते हैं आर्थोप्लास्टी। कशेरुकी रज्जु में से निकलती हैं 31 जोड़ियाँ तंत्रिकाएं। मीन्स 31 पेयर्स जो तंत्रिकाओं के होते हैं वो कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड्स में से निकलती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में प्रत्यस्त इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु लिगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। जो दांतों पर परतें जम जाती हैं वो मुख अम्ल बैक्टीरिया से, भोजन के कणों से और थूक से मिलकर बनी होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इस वजह से उनमें क्या होता है? दर्द नहीं होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। अस्थि दंतवल्क डेंटिन सीमेंटस में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में। उरोस्थि, स्टर्नम, कॉलर बोन क्लेविकल से रिलेटेड होती है। नी कैप आपका पटेला से रिलेटेड होता है और शोल्डर ब्लेड आपका स्कैपुला होता है। ये जो बोन्स है ना इनके ये क्या हैं? रिलेटेड हैं। ये जो टर्म्स दिए गए हैं पटेला नी कैप से रिलेटेड है, स्कैपुला आपका शोल्डर ब्लेड से रिलेटेड है।
मस्तिष्क आपका जिम्मेदार होता है सोचने के लिए और साथ ही साथ हृदय की जो गति है उसको नियंत्रण करने के लिए, और साथ ही साथ शरीर के संतुलन के लिए भी मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड में। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरेब्रम में। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ओविडक्ट में। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है डिंबवाहिनी नली में। मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। वह कला जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है दैट इज कॉल्ड एमनियन। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा की कोई परिवर्तन नहीं होता है दैट इज नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। आपका जब हृदय आराम करता है कब? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ पे? हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। मानव शरीर का तापक्रम सर्दियों या गर्मियों में कांस्टेंट ही रहता है। जो कोर बॉडी टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है, मौसम चाहे जैसा भी हो। एक स्वस्थ मनुष्य वयस्क मनुष्य के रक्त में कुल परिमाप होता है 5-6 लीटर। जो रक्त होता है वो 5-6 लीटर होता है एक हेल्दी बॉडी के अंदर। अब देखते हैं रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त है, रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन मानव के रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये रॉन्ग है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, करेक्ट है। तो मीन्स इसमें कौन कौन से सही हो गए? 1, 2 एंड 4, ये 3 सही हैं इसमें से। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है केंचुआ। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का शरीर में कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसतम रक्तचाप होता है 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक होता है 120 mmHg ऑब्लिक 80 mm/Hg। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। यदि व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसे इस उल्लेख में Hg क्या है? मरकरी है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के ब्लड प्रेशर्स दिए गए हैं, इनमें से नॉर्मल कौन सा है? 120/80। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। वह रक्त वर्ग जो सर्वाधिक या यूनिवर्सल डोनर होता है ओ वर्ग। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, करेक्ट है। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए बी वर्ग रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। ए बी वर्ग वाला किसी का भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो मीन्स ए कमा बी कमा ए बी या ओ किसी भी वर्ग का हो ब्लड वो एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ए बी रक्त ब्लड ग्रुप वाले में क्या होगा? एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। पत्नी का ओ ग्रुप है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है, पुत्री का ओ है। उपरोक्त में से वह संबंधी जो उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकता है। एक तो ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी रक्त का दान दे सकता है। तो एक तो पत्नी हो गई उसकी ओ ब्लड ग्रुप की और पुत्री ओ ब्लड ग्रुप की है। मीन्स ये 2 व्यक्ति तो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं रिसेप्टिव ऑफ एक्सेप्टर्स ब्लड ग्रुप। तो क्या हो गया? और व्यक्ति का रक्त समूह क्या है? ए है। तो पुत्र का रक्त समूह क्या है? एक तो सेम को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरा ब्लड ग्रुप ए को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आपको नज़र आया? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मीन्स ओ और ए ग्रुप से ले सकता है वो ब्लड।
अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होता है। रक्त समूहों की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। आर एच कारक का नाम संबंधित है, एक प्रकार के बंदर से संबंधित है आर एच कारक। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए है पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव, तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए हुए पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा? ये आ जाएगा आपका ओ पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है ओ हो सकता है या ए हो सकता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का स्तर होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? उद्दीप्त करता है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजेंस की मूल विशेषता ये है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन का होना। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थिमज्जा में। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं हृदय धमनियाँ। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं, करेक्ट है ये। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, किसके द्वारा होता है? और अभिगमन का सही अनुक्रम क्या होता है? रक्त के द्वारा, ऊतक के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा। सबसे पहले होता है रक्त के द्वारा, नहीं सबसे पहले कहाँ था? फुफ्फुस के द्वारा होगा, फिर इसके बाद रक्त के द्वारा, फिर इसके बाद ऊतक के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, करेक्ट है। रक्त एक कोलॉइडी निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलॉइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। दोनों सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किसी भी विचार के बिना दिया जा सकता है, उसको किसने बनाया था? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो किसी भी मरीज को दिया जा सकता है उसको ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया था। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, गलत है ये। बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस संबंधित है वृक्क से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट वृक्क से का होता है औसत रक्त प्रवाह होता है। अपवाहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा हो जाता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। एंजाइमों के संदर्भ में सही कथन है वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां ये उत्पादित होते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है
रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का श्रावण करना। पित्ताशय में उपस्थिति पत्थर प्रभावित करता है वसा के पाचन का। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनका एक रीज़न भी दिया गया है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेसिस विद्यमान रहता है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, परंतु ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये स्टेटमेंट ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। मानव वृक्क अश्मरी या किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है? किडनी स्टोन में पाया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पृथ्वी प्रायः होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। किडनी में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जो यकृत वसा पाचन में किडनी का बहुत अच्छा रोल होता है, परंतु 2 एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है ये। एंजाइम एक है वायु उत्प्रेरक। एंजाइम क्या है? वायु उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन्स। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होते हैं? एंजाइम्स। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है, यूरिया। लिपिड्स का पाचन होता है। लिपिड्स का पाचन कहाँ पे होता है? पित्त अम्ल एवं लाइपेसेज की उपस्थिति में होता है। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन एक क्या है? गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। स्टेटमेंट दिया गया है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। रॉन्ग है ये। अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है, करेक्ट है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज तथा जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है, पेप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? एमिलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्या करता है? प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में जब परिवर्तन होता है तो उसमें क्या कार्य करता है? एंजाइम ट्रिप्सिन कार्य करता है। पेप्सिन, लैक्टेज ये तो हो ही गया है। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत्र से। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र की 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम है, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं, करेक्ट है ये। प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द्राक्षा शर्करा किससे रिलेटेड है? ये है आपका ग्लूकोज से रिलेटेड। फल शर्करा आपकी फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज आपका कहाँ मिलता है? फल शर्करा में मिलता है। लैक्टोज आपकी दुग्ध शर्करा में मिलता है। और चीनी, सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? चीनी में मिलेगी। स्टीविया में क्या मिलता है आपको? प्राकृतिक स्वीटनर मिलता है। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा क्या है? ई कोलाई डीएनए को विशिष्ट एंडो न्यूक्लियस सेकेंड स्थलों पर काटने के लिए। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो जल से आती है। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। नीला और जो लाल प्रकाश होता है उसका क्या करते हैं पौधे? तीव्र अवशोषण करते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारक हो सकता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, करेक्ट है। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। प्रकाश संश्लेषण
जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, करेक्ट है। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए। जो आहार का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण उल्टा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन्स का। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विटामिन्स। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन्स। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। बोरान, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक वसा में होती है। सेब का हृदय रोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? केवल पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उत्पादक रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बना देते हैं। मीन एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फॉर द वेलबींग। विटामिन B12 क्या करता है? प्रति अरक्तता का कारक है। विटामिन C प्रतिस्कर्वी का कारक है। विटामिन E बांध्यता रोधी का कारण है। विटामिन K की वजह से क्या किस तरह से बिहेव करता है? ये प्रतिरक्त स्रावी सुमेलित है। कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता से रिलेटेड है। नायसिन पेलाग्रा से रिलेटेड है। कोबलामिन संघातिक रक्तकाल्पता से रिलेटेड है। थायमिन B1 आपका बेरी से रिलेटेड है। विटामिन D सूखा रोग से रिलेटेड है। विटामिन K रक्त का थक्का बनने की समस्या से रिलेटेड है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलेय है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है। विटामिन B12 यकृत में 3 से 5 वर्षों तक रहता है लेकिन इसके रीज़न ये नहीं है कि ये जल में विलेय होता है इस वजह से रहता है। मिर्च, कुम्हाड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन C मिर्च में पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन C। दूध, घी, दालें तथा कच्चे एवं ताजे फल में विटामिन C का मुख्य स्रोत होता है कच्चे एवं ताजे फल। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है क्या? आंवला। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन C की मात्रा संतरा में सर्वाधिक होती है। संतरा, सेब, गाजर तथा आंवला में से विटामिन C सर्वाधिक किसमें होगा? आंवला में होगा। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन C की सर्वाधिक मात्रा संतरा में मिलेगी। घाव को भरने में सहायक विटामिन C होती है। विटामिन C आपका मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन A, C, B तथा E में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन C। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है विटामिन K। रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है आपका विटामिन K। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और विटामिन K। विटामिन D सूर्य का स्रोत होता है, सूर्य की किरणें। विटामिन D की अल्पता से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नाम के रोग हो जाते हैं। विटामिन D कैल्सीफेरॉल में पाया जाता है। विटामिन डी में क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D2 किसको कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरॉल को कहते हैं। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है क्या? विटामिन डी। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा जो है गाजर में सबसे अधिक होती है। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है आम। सही सुमेलित नहीं है टोकोफेरॉल टोको टोकोफेरॉल की वजह से बेरी रोग नहीं होता है। वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है विटामिन डी। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल तथा राई सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल।
विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। पहला गलत है, कोई हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी, गलत है। दूसरा करेक्ट है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको कहते हैं बी 12। साइक्लोम सा, साइनोकोब्लामिन विटामिन बी 12 को कहते हैं। थाइमीन है विटामिन बी 1। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ए, बी, डी तथा ई में से पानी में घुलनशील है विटामिन बी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। वह विटामिन जो जल में घुलनशील हैं बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील हैं। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी हो जाती है यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन बी 1, डी एंड सी। सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, बी 1 की वजह से बेरी हो जाता है और डी की वजह से क्या हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी 6। नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लेविन तथा पायरिडॉक्सिन में से वह जो विटामिन नहीं है थायरॉक्सिन। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। फोलिक एसिड, रक्त अल्पता, फोलिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाती है। विटामिन बी 3 की वजह से पलागरा हो जाता है। सुमेलित हैं रेटिनॉल, नेत्र सूखकर लाल हो जाते हैं रेटिनॉल की कमी से। टोकोफेरॉल की वजह से बंध्यता हो जाती है। साइनोकोब्लामिन की वजह से घातक रक्ताल्पता हो जाती है। पायरिडॉक्सिन की वजह से क्या होता है, मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ई की कमी से बंध्यापन हो जाता है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है, रक्त में एंटीओंटेसिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये एंटीओंटेसिन में बदल देता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। विटामिन डी कार्ड यकृत के तेल में मिलता है। ई गेहूं अंकुर के तेल में मिलता है। विटामिन के अल्फाल्फा में मिलता है। विटामिन क्या है, कैरोटीन है। एंजाइम पेप्सिन है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। प्रोटीन कैरोटीन है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, जो प्रति 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी की एनर्जी दे सकता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। प्रोटीन सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता मूंगफली में होती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान होता है केराटिन। कपास, बाल, लूता रेशम तथा खुर में से वह पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है, कपास। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये रॉन्ग है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटिन। एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से मिलती है जीरो एनर्जी। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, जो बॉडी के अंदर अम्लीयता और क्षारकता जो होती है उसका एक बैलेंस क्रिएट करता है। ग्लाइकोजन एमिनो अम्ल वसा तथा टोकोफेरॉल में से वही होगी जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, एमिनो एसिड। जामुन, करौंदा, लौकाट तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है तीनों की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक होता है आयरन। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह का सबसे अच्छा स्रोत होता है पालक। लौह अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती के चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज होता है। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की वजह से। दूध में विद्यमान सैकेराइड लैक्टोज है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दूध खराब हो जाता है। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण होता है कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण है उसमें कैसीन के साथ कैरोटीन होता है। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा होती है 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं कब, 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसके अभाव में क्या हो जाता है, किंतु इसके अभाव में क्या होता है, माँ का दूध जो होता है उसके अंदर आयरन नहीं होता है।
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। ग्लूटेनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह जो प्रोटीन दूध में पाई जाती है कैसीन। शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी से एडी में जो कन्वर्जन होता है, उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है बॉडी को। श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। विटामिन बी 12 कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। हीमोग्लोबिन आयरन से जुड़ा है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। चैल्कोपाइराइट तांबा से जुड़ा हुआ है। पीतल, तांबा, खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। विटामिन बी 2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 12 होती है आपकी कोबलामाइन। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है आपको बेरी रोग हो जाता है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। इसका रीज़न है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैंगनीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी। आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दूध। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वे तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें क्या है, प्रोटीन को विकृत नहीं कर पाती हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में से प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो सबसे ज़्यादा वृद्धों को होती है और तरुणों को सबसे कम होती है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वह हैं कौन कौन से। वह कम मोटा होता है, एक तो पहली बात ये है। उसमें रोगों के प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, ये रॉन्ग है। किसमें, रोगों की प्रतिरोध करने की क्षमता किसमें अधिक होगी, जो माँ का दूध पिएगा उसमें होगा। दूसरा, मोटापा भी नहीं होगा उसके अंदर। तीसरा क्या होगा, विटामिन और प्रोटीन अधिक होंगे। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ये रॉन्ग है। स्टार्च एक क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं आयोडीन के साथ। दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही नहीं है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। स्टार्च वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड तथा कैल्सीफेरॉल में से सबसे अधिक में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। दूध में विटामिन बी 1, बी 2, नियासिन, बी 6, बी 12 आदि पाए जाते हैं। अतिपोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से क्या होता है, अतिपोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण, इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें सत्य कौन कौन से हैं, एक तो पहला सही है, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना ही चाहिए। दूसरा भी करेक्ट है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। तीसरा रॉन्ग है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ये गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, करेक्ट है ये। अलसी प्रचुर स्रोत है किसका, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अल्फा लिनोलेनिक एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है क्या है, अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कैल्शियम और पोटेशियम। विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, करेक्ट है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, ये रॉन्ग है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, गलत है ये। अनिवार्य एमिनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, सही है। सभी अनिवार्य एमिनो एसिड सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन में होते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरोध में।
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है वो है आपका वसा, फैट। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। रीजन है इसका, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक अबंध होता है। पहला तो करेक्ट है, असंतृप्त वसाएं जो होती हैं वो संतृप्त वसाओं की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रीजन इसका, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट्स नहीं होते हैं। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? इसका ये मतलब होता है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जब भी कोई कंपनी ये क्लेम करती है कि उसके जो फूड आइटम्स हैं उनमें ट्रांस फैट्स नहीं हैं, तो उसका मतलब है कि उस पर उसका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं बनाया गया है। दूसरा, उसके आहार उत्पाद जो हैं वो पशुओं से जो उत्पन्न वसा या तेल हैं उनसे निर्मित नहीं किए गए हैं। तीसरा, ये वो कहना चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा जो तेल प्रयुक्त किया जा रहा है वो उपभोक्ताओं की हृदय वाहिकाओं के स्वास्थ्य में कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।